इतने सारे कमेंट आप लोगों ने किए, बहुत सारी शिकायतें की कि श्री सुधांशु मणि जी को आप लोग फिर से पॉडकास्ट पे क्यों नहीं लेके आ रहे हैं। क्यों नहीं लेके आ रहे हैं? क्योंकि सर भी व्यस्त थे। अब सर को जब समय मिला है तो सर आए हैं, और आज पॉडकास्ट एक नई, आज किस बारे में जानेंगे? आज जो हम जानेंगे, ट्रेन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। सर एक बहुत ही कमाल के व्यक्ति हैं। सर जितने कमाल के व्यक्ति हैं उससे बहुत ज़्यादा कमाल के स्टोरी टेलर भी हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जेके सुपर पॉडकास्ट में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। पिछली बार जब आपसे मुलाकात हुई तो आप श्री सुधांशु मणि जी थे, अब आप डॉक्टर सुधांशु मणि हो चुके हैं। सही बात है सर? दो यूनिवर्सिटी मुझे डॉक्टरेट, ऑनररी डॉक्टरेट अवार्ड की है, तो बात तो आपकी सही भी है। मैं लगाता नहीं हूँ क्योंकि जो भी है मतलब थोड़ी शर्म सी आती है लगाने में। सर तो कैसा रहा आपका? लगभग हमको 1 साल के करीब हो गया है पॉडकास्ट किए हुए। पिछले वाले पॉडकास्ट का रिस्पांस बहुत गजब का था, लोगों को बहुत पसंद आया। जितने कमाल के आपने काम किए, जैसे कि इस तरह आपने कहानी को सुनाया, लोग मस्त हो गए सर, उनको मज़ा आ गया, झूम उठे लोग। बहुत बहुत शुक्रिया सर इसके लिए। नहीं, मैं आपका शुक्रिया करता हूँ भाई नहीं कि नहीं आपने सर, मौका दिया, तो अच्छा है। अगर लोगों को पसंद आया तो बड़ी अच्छी बात है। आज सर आपके, क्योंकि आप इतने कमाल के स्टोरी टेलर भी हैं, आपकी आवाज से सुनना चाहेंगे कि हिंदुस्तान का रेलवे किस तरह बदला जब से आपने ज्वाइन किया, जब से आपने हिंदुस्तान के रेलवे को देखा है, तब से रेलवे किस तरह बदला है, स्टेशन किस तरह बदले, क्या टेक्नोलॉजी है, ये सबको समझेंगे सर आपके साथ। तो ऑडियंस जानने के लिए बहुत इंटरेस्टेड है, हम भी इंटरेस्टेड हैं सर, तो बताइए सर। बदलाव तो आया ही है। ऐसा कहते हैं कि द ओनली थिंग परमानेंट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन इज चेंज। करेक्ट। तो चेंज तो अच्छी बात होती है, तो इसमें पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। जितना बदलाव आना चाहिए था उतना नहीं आया है, ये है नेगेटिव। लेकिन कुछ कुछ बड़े सिग्निफिकेंट बदलाव आए हैं। अगर हम माइलस्टोन देखें तो जो 4-5 माइलस्टोन बताना चाहूँगा मैं। पहला, पैसेंजर ट्रेन्स को अगर लिया जाए तो मेरे ख्याल से 1970 में, या एक आध साल इधर उधर, मैं शायद गलत बोल रहा हूँ, रली ये राजधानी इंट्रोड्यूस मेरे ख्याल से दिल्ली और हावड़ा के बीच में। और उस वक्त ये एशिया की फास्ट ट्रेन्स में एक थी। सर 1970 में न चाइना के पास ऐसी ट्रेनें थी, न और देशों के पास ऐसी ट्रेनें थी, कि हम वन ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन्स में से एक थे। जी। जी। और बड़ा बोल्ड स्टेप था जी। और सक्सेसफुल भी रहा। अच्छी क्लाइंटेल मिली, बढ़िया कॉन्सेप्ट था। राजधानी मोरलेस जिस फॉर्म में अभी आप देखते हैं इसी फॉर्म में स्टार्ट की गई थी। जी। और आप देखिए 50 साल से ऊपर हो गए हैं। तो एक बड़ा सिग्निफिकेंट माइलस्टोन वो था कि एक कंफर्ट एंड टू सम एक्सटेंट यू कैन से लग्जरी के साथ रेल में भी ट्रैवल किया जा सकता है, और टाइम ट्रैवल का भी बचा, तो एक बड़ी सिग्निफिकेंट चीज़ थी। इसका कॉन्सेप्ट, कोई इसके लिए कौन जिम्मेदार है, अगर आपको इस बारे में कोई आइडिया हो, और क्या कॉन्सेप्ट डिसाइड किया गया कि किस तरह की ट्रेन हम इंडिया को देना चाहते थे सर? कॉन्सेप्ट तो ये था कंप्लीट एयर कंडीशन ट्रेन होगी। ठीक है। और कंप्लीट एयर कंडीशन ही रही। और कोई ट्रेन हिंदुस्तान में तब कंप्लीटली एयर कंडीशन नहीं थी? उस वक्त नहीं थी। अच्छा। स्पीड ज्यादा, कम स्टॉपेजेस, तो बेसिक पर्पस ये था। और मेरे ख्याल से हावड़ा या आसनसोल, जी। इन सिटीज को कनेक्ट करते हुए जी। ट्रेन चलाई गई। हाँ। ज्यादा से ज्यादा पैसेंजर तो दिल्ली से हावड़ा के ही होने थे। एक ही ट्रेन थी क्या तब राजधानी जब पहली चली? जी, पहली तो पहले एक थी, दिल्ली बाद हावड़ा में ही चली? जी, उसके बाद अच्छा। दिल्ली बॉम्बे, उसके विद इन 1 or 2 years दिल्ली बॉम्बे चलाई गई। जी। और बहुत दिन तक यही दोनों रही। उसके बाद तो आज तो बहुत सी राजधानी आज है। तकरीबन मेरे ख्याल से 30-40 होंगी। नहीं, इससे कम होंगी। हाँ। मुझे ठीक नंबर याद नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से, एक अंदाज से, मेरे ख्याल से 25 के करीब होंगी। ठीक। उसके बाद अगला एक बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज आया। एक गुजराल साहब चेयरमैन हुआ करते थे, MS गुजराल। उन्होंने चेंज किया। उन्होंने ये कहा कि ये एक एक 2-2 वैगन, 4 वैगन लोड करके फिर ऐसी बहुत से वैगन लेके ट्रेन बनाई जाए, फिर उसको चलाया जाए। इसमें मार्शलिंग कहते हैं, यानी पूरी ट्रेन आप बनाएं तमाम वैगन्स को लेके, और फिर उसके बाद किसी एक यार्ड में जहाँ गंतव्य के पास फिर उसको ब्रेक करें अलग अलग डेस्टिनेशन के हिसाब से। ये एक ऐसा काम था जिसमें काफ़ी वक्त लगता था, मैन पावर, जितना ट्रैफिक लगता था उसके कमेंसरेट अर्निंग नहीं होती थी। तो चूंकि ये नेशनल कैरियर है ट्रांसपोर्टेशन का, तो जो मेन कमोडिटीज़ हैं देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए या सस्टेन करने के लिए, कोल सबसे इम्पोर्टेंट, सीमेंट, फर्टिलाइजर,
फूड ग्रेन्स, स्टील, ये चीज़ें उनका ये था कि ये बल्क में ये जो कमोडिटीज़ हैं ये पूरी रेक फॉर्म में की जाएंगी और पूरी रेक ही बुक की जाएगी। यानी एक रेक, अब एक पावर हाउस में अगर कोल चाहिए तो पूरी रेक वहाँ जाएगी, मतलब पूरी एक ट्रेन जाएगी, पूरी एक ट्रेन जाएगी, डेडिकेटेड ट्रेन। मार्शलिंग उन्होंने करीब करीब ख़त्म ही कर दी, तो उससे ट्रेन की स्पीड बढ़ी और लोडिंग जो है बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ी भारतीय रेल की, और रेवेन्यू भी अच्छा हुआ। तो बड़ा एक उन्होंने ये ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज कैसे फ्रेट कैरी करता है रेलवे, वो लेके आए। इसके पहले जी, जब ट्रेन होती थी तो पैसेंजर ट्रेन में 2 से 3 डब्बे लगा के ही हम सारा गुड ट्रांसफर करते नहीं नहीं, जब बनती तो मालगाड़ी ही थी जी, वो कुछ पार्सल ट्रेन चलती थी जी। लेकिन वो मार्शलिंग की वजह से बहुत रुकावटें होती थी और बड़ी स्लोली पहुंचती थी। मार्शलिंग एक बार समझना चाहूंगा क्या मार्शलिंग करें, मिक्स मैच हो गया जी, और फिर उसके बाद उनको हटा के उनको तोड़ें और फिर अलग अलग करें। तो वो उसके लिए बड़े बड़े यार्ड होते थे जिनको मार्शलिंग यार्ड कहा जाता था। तो वहाँ यार्ड में ही किया जा सकता था ये कि कई लाइंस आपको लगेंगी, आप 2 वैगन आपने हटाए फिर 3 हटाए। तो वो कॉन्सेप्ट उन्होंने बदला कि इसकी वजह से बहुत रुकावट आती है और ट्रेन धीरे चलती हैं और माल ट्रांसफर करने में बहुत टाइम लगता है। तो वो बड़ा एक सिग्निफिकेंट चेंज पूरा आया, फ्रेट उन्होंने चेंज किया, बहुत सिग्निफिकेंट चेंज। और ये मेरे अर्ली 80s की आप रेलवे कब ज्वाइन करते हैं सर, किस ईयर में? मैंने अप्रेंटिसशिप ज्वाइन की 1976 में। तो ये आपके ज्वाइन करने के बाद की स्थिति है? ये मैं उस समय प्रोबेशन में था जब ये सब चल रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, अर्ली 80s की बात है ये। और कहाँ पोस्टेड होंगे आप? नहीं, उस समय प्रोबेशन में आप सारे इंडिया में ट्रैवल करते हैं और कहीं ट्रेनिंग हाँ 2 साल अच्छा। तक की ट्रेनिंग होती है। हाँ। और उसके बाद सबसे पहली पोस्टिंग मेरी ईस्टर्न रेलवे में हुई थी। एक जगह है अंडाल, वहाँ पे एक छोटा सा वैगन वर्कशॉप होता था, वहाँ का इंचार्ज बना के मेरी पोस्टिंग अच्छा। पहली हुई थी। जब आप रेलवे की हाँ। और पहली पोस्ट ये 4 महीने में अंडाल में था। उसके बाद हावड़ा में असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियर था। ठीक बात। तो जो हावड़ा से राजधानी चलती थी हाँ। उसमें ड्राइवर हमारा होता था हावड़ा का। अच्छा। और जहाँ तक मुझे याद है शायद धनबाद या मुगलसराय तक जाते थे, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ। तो वो राजधानी का ड्राइवर होना एक बहुत बड़ी चीज़ होती थी। अच्छा, एक प्रेस्टीज की बात थी। बहुत बड़े प्रेस्टीज की बात थी। हाँ। तो वो उनसे मिलते थे, हाथ में लाते थे, उनके साथ फुट प्लेट भी किया लोगों में। हाँ। तो हमें खुद भी एक प्रेस्टीज सी लगती थी इसमें। अच्छा, वो सेलिब्रिटी थे इस दुनिया के मेरे ख्याल से जी, मेरी नज़र में जी। और उनको जो प्राइड होता था अपने काम में कि वो राजधानी चला रहे हैं, वो भी एक ज़बरदस्त चीज़ थी। तो उनके साथ फुट प्लेट में ट्रैवल करना एक सिग्निफिकेंट इवेंट था। मैंने अब एमी जब मैं था तो 2-3 बार ये काम किया था। सर फुट प्लेट का मतलब थोड़ा सा हम लोग की रेलवे की नॉलेज कम है, फुट प्लेट किसे कहेंगे? फुट प्लेट भी कहते हैं? वो जो फुट प्लेट ये स्टीम के ज़माने से आ रहा था। अच्छा। जो वो जिस पे ड्राइवर और उसके दोनों क्रू मेंबर रहते हैं उसको फुट प्लेट कहते थे। अच्छा। तो वो चला आ रहा है वो टर्म। अच्छा अच्छा अच्छा। वो एक सिग्निफिकेंट चीज़ थी जो उस समय मैंने की राजधानी में। उसमें हमारा डायरेक्ट मतलब लोकोमोटिव को और 2 लगते थे। तो डायरेक्ट लोकोमोटिव मेंटेनेंस में तो कोई हमारा हस्तक्षेप नहीं था, लेकिन ड्राइवर हमारे थे। तो इस वजह से एक हमें भी एक ओनरशिप की फीलिंग आती थी कि भाई राजधानी चला रहे हैं हम लोग। तो वो एक बात बताई आपने में। तो राजधानी से इस तरह कनेक्ट हुए। और ये जो आपने बताया, मैंने बताया जो मालगाड़ी वाली चीज़ें हुई, ये तो ठीक है, हम लोग चूँकि रेलवे में ही थे और ईस्टर्न रेलवे तब इतनी छोटी नहीं थी, बहुत बड़ी होती थी। अब तो उसके कई ईस्ट सेंट्रल रेलवे अलग बन गई हाजीपुर में। तो वो ईस्टर्न रेलवे का ही पार्ट था वो पहले। तो अच्छी लोडिंग रेलवे थी, साउथ ईस्टर्न के बाद सबसे बड़ी रेलवे थी। लोडिंग हमारा ब्रेड एंड बटर है। हालांकि पॉलिटिकली पैसेंजर ट्रेन्स को अच्छे से चलाना ये पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट है। तो इन दोनों के बीच में एक हमेशा डाइकोटमी सी रहती है। लेकिन मालगाड़ी पे ज़्यादा ध्यान देने का एक कल्चर था ईस्टर्न रेलवे में। तो ये काम भी हम लोग ने देखा वहाँ पे, किस तरह ये गुजराल साहब ने ये इम्प्रूवमेंट लाए। तो आई वाज जस्ट अ कॉग इन द होल मशीन दैट टाइम। तब आप क्या पोस्ट पे रहे होंगे सर? तो मैं वहाँ ईस्टर्न में ही, फिर असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियर, फिर डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर, फिर उसके बाद सीनियर डिविजनल मैकेनिकल। अभी तक आप किसी एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में नहीं आए थे? देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल 2 तरह के होते हैं।
एक तो चूंकि रेलवे में स्टाफ बहुत हैं, तो किसी भी जॉब में आप हैं, स्पेशली जो मेन डिपार्टमेंट्स हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल इंजीनियरिंग, ट्रैफिक, तो यू आर अ लीडर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। करेक्ट, तो आपका काम एडमिनिस्ट्रेटिव ही है एक तरह से। समझ गया सर, ठीक बात। ठीक हाँ, है, तो जी, वो एडमिनिस्ट्रेशन तो था ही पार्ट, बिकॉज जी। यू वर सपोज टू कंट्रोल एंड लीड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। दूसरा एक होता है कि जो ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखने के लिए कुछ सेंट्रल पोस्ट्स होती हैं, तो वो उसमें तो नहीं थे, लेकिन हर काम मेरी नज़र में वो एडमिनिस्ट्रेटिव ही Administrative है, टेक्निकल कम एडमिनिस्ट्रेटिव। जी। तो पहली जो आपकी 1-1.5 साल है, जब आप असिस्टेंट इंजीनियर या असिस्टेंट ऑफिसर हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, तो एक लर्निंग फेज होता है। हम लोग को ये बताया गया था, तो हम लोगों ने उसका बहुत गलत फायदा भी उठाते थे। हमें ये बताया जाता था कि भाई ये लर्निंग फेज है, आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो सकता अगर आप गलत काम करो। और फिर ये था कि वो सीख के जैसे ही आप डिविजनल ऑफिसर बनते, नेक्स्ट 1-1.5 साल में, 2 साल में वो हो जाता था, देन यू आर टोटली ऑन योर इन अ वे ऑन योर ओन, एंड यू हैव टू लीड एंड यू हैव टू डिलीवर रिजल्ट्स इन दैट पोस्ट। तो सर फिर फ्रेट रेवोल्यूशनाइज होने लगा, उन दिनों आप कहाँ थे? नहीं, तो जो मैंने बताया कि राजधानी तो पहले हो गई थी। जी, ये जो फ्रेट का रेवोल्यूशन हो रहा था, तब मैं सर्विस में आ गया, प्रोबेशन में था, फिर सर्विस में आ गया, तो वो देखते थे हम लोग हो रहा है। इसके बाद 2 बड़े सिग्निफिकेंट चेंज आए, ठीक बात है। और दोनों सिंधिया साहब रेलवे मिनिस्टर, कंफर्ट के लिहाज से चेयर कार ट्रेन्स बहुत अच्छी लगी थी वहाँ उन्हें, जिनमें कैसेरोल में खाना मिलता था। खाना भी मिलता था, या आप बोर्ड रेस्टोरेंट में, ऑन बोर्ड रेस्टोरेंट में जाके ले सकते थे, और कुछ कुछ एमेनिटीज पैसेंजर को वहीं पे, ग्लास होल्डर, स्नैक टेबल, ये सब चीज़ उसमें रहती थी। सिंपल चीज़ है, बट वो नहीं थी इंडिया में। अच्छा, उसके पहले किसी ट्रेन में ये सब नहीं, तो चीजें थी? उन्होंने पूरी ट्रेन ये इंट्रोड्यूस हुई, और राजधानी में भी खाना नहीं मिलता था सर पहले? नहीं, खाना मिलता था, हाँ। लेकिन वो कैसरोल के तरीके से से नहीं मिलता मिलता था। जी। अच्छा अच्छा अच्छा। वो पुराने ढंग से पूरा वो पैकिंग नहीं होती थी, वो पूरी अच्छा। एक जो ट्रे आप देखते हैं, वो जो जिनमें खांचे बने कैसे रहते सर हैं, पहले? उसमें रख के बिना उसके ऊपर एक और कवर लगा के वो दिया जाता था, इधर उधर गिरता था अच्छा। वो जो पैकिंग आप देख रहे हैं अभी, तब नहीं थी। हाँ। तो खाना वाला सर्विंग तो एक पार्ट था, लेकिन जो कॉन्सेप्ट ट्रेन का कि डे ट्रेन हो, फुली एयर कंडीशनड अगेन, एंड चेयर कार, दैट मीन्स शॉर्टर डिस्टेंस। तो ये दिल्ली भोपाल, दिल्ली लखनऊ, और इस तरह से बहुत सी धीरे धीरे इंट्रोड्यूस हुई, तो वो एक नया कॉन्सेप्ट में, और वो चली। पहले रेलवे इंजीनियर ने कहा कि नहीं हो पाएगा, पर उन्होंने कहा ये करना है, और हुआ। तो शताब्दी बहुत पॉपुलर हुई, फास्टेस्ट ट्रेन ऑफ इंडिया। तब हम जब छोटे थे हमने तो यही सुना था सर। और ये बात होगी लेट 80s की। लेट 80s में पहली शताब्दी चली। जी जी। और बहुत सक्सेसफुल कॉन्सेप्ट रहा वो। इमेज बदली उससे ट्रेन ट्रैवल की, और बहुत लोग जो ट्रेन में हैं, पहली एक शुरू हुई तो वो एकदम पैक जाती थी। ये लोग पहले बाय रोड ही प्रेफर पहले वाया रोड जाते थे लोग, उस समय रोड इतनी अच्छी नहीं थी, ठीक बात। तो बहुत ही पॉपुलर हुआ। और एक और काम उन्होंने किया जो कि एकदम ही ट्रांसफॉर्मेशनल था, जो आज तो आप सोच भी नहीं सकते कि पहले क्या हाल था। अरे सर कमाल की बात, इसको डिटेल में बताइए सर। हाँ, तो पहले क्या होता था, लिया नहीं मिला तो आप वेटिंग लिस्ट में हैं, यहाँ तक तो ठीक है। आप दिल्ली से मान लिए गोवा जा रहे हैं, लौटने का आपने टिकट लिया, और आपका रिजर्वेशन का डिटेल टेलीग्राम होता था वहाँ पे, और वो टेलीग्राम के आपको कोई आइडिया नहीं होती थी कि आपका लौटने का रिजर्वेशन कंफर्म्ड है या नहीं है। वो वहीं जाके आपको पता लगेगा कि आप वेटिंग लिस्ट में अगर हैं तो क्या मैच्योर हुई, बर्थ मिला कि नहीं। उन्होंने पूरा सिस्टम कंप्यूटराइज कराया, जिसको पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम कहते हैं, उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। और वो एक रिवोल्यूशनरी चीज़ थी कि आपको सारी इंफॉर्मेशन आपको टिकट पे मिल गई। अगर कंफर्म्ड है तो कंफर्म टिकट मिल गया। कहीं से कहीं का टिकट आपने, जहाँ भी पीआरएस सेंटर था, आप कहीं से कहीं का टिकट ले सकते थे। अब तो खैर ऑनलाइन हो गया, आप यू कैन चेक द स्टेटस एनी टाइम। वो उस समय तो वो तो नहीं था, लेकिन फिर भी इंक्वायरी बहुत इजी हो गई। और धीरे धीरे जब इंट्रोड्यूस हुआ ये सिस्टम, तो इंडियन एयरलाइंस के रिजर्वेशन सिस्टम से सुपीरियर था। हम एयरलाइन से आगे थे जी, और इसलिए ये बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज था।
और अब तो आप मतलब एज अ मैटर ऑफ राइट, एज अ वेरी नॉर्मल थिंग, आप पिछले कम से कम आप मान लीजिए 25 साल से तो हम मानते हैं कि ये तो बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन जब ये आया तो ये इसने बहुत चेंज किया द वे रेलवेज वर लुक्ड एट। और अब जैसा अब तो एवरीथिंग इज ऑनलाइन, यू कैन अब तो चेक सर योर ट्रेन स्टेटस कहाँ एनी पहुंची है, टाइम। हाँ अब तो खाना वाना भी बाहर से हाँ, मतलब तो वो एक समझिए बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज़ ये उन्होंने करवाई। ये एक बड़ा चेंज आया। रेलवे सेक्टर में एक बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज आया मेट्रो सेक्टर का, अच्छा लेकिन वो हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो भारतीय रेलवे की चीज नहीं थी। के अंदर नहीं आती है। नहीं, भारतीय रेलवे के अफसर जरूर जाके वहां काम करते हाँ। रहे थे, लेकिन वो भारतीय रेलवे का अंग नहीं रहा कभी। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जॉइंट इन्वेस्टमेंट के साथ मेट्रो बनती है किसी भी शहर में, और गवर्नेंस मेनली उसकी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर ही रहती है। बोलेंगे अभी चूंकि वो भारतीय रेलवे का हिस्सा की नहीं है। चीज है नहीं। और अगर आप पूछें कि कौन सा सिग्निफिकेंट चेंज आए तो दो बोलना चाहूंगा मैं। बताइए सर। एक तो बड़े सिग्निफिकेंट सिविल इंजीनियरिंग फीट देखने को मिले हैं अच्छा जी, इसमें इन्वेस्टमेंट की भी वजह से, हाँ और हमारे सिविल इंजीनियर्स के जिसको कहा जाए टेक्निकल इनोवेशन हाँ प्लस उनकी टेक्निकल प्रोवेस की वजह से। दो तीन नहीं हुआ है, वो एक अलग चीज है, लेकिन चालू होगा आज नहीं कल। जी तो वो एक बहुत सिग्निफिकेंट कहा जाए Achievement सिविल इंजीनियरिंग अचीवमेंट भारतीय रेल का। जी। दूसरा वो चालू हो चुका है अंडर वाटर बोल लीजिए, बिकॉज हुगली के नीचे ही से जा रही है वो टनल के थ्रू जो मेट्रो लाइन गई है जी हावड़ा कोलकाता साइड से, वो बहुत सिग्निफिकेंट चीज है वो भी। ये एक ऐसा सर ने हमें एक पॉडकास्ट का टॉपिक भी दे दिया है और ये हम पॉडकास्ट भी कवर करेंगे। जी सर। तो ये दो चीजें हुई। इसके अलावा एक और चीज बोलूंगा, जैसे नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी इस गवर्नमेंट ने बहुत इंप्रूव कराई है, जी और उसमें मेन रोल तो सिविल इंजीनियरिंग का ही रहता है न्यू कंस्ट्रक्शन। क्योंकि टेरेन ही इतना डिफिकल्ट है। जैसा डिफिकल्ट है, प्लस कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम तो मेनली करेक्ट समझिए सिविल इंजीनियरिंग है, बाकी जी तो उसका अलाइड काम होता है। तो वो नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी, कई बहुत से सिक्किम से और कई जगह से बड़ी रेलवे लाइन के प्रपोजल हैं। दिल्ली से श्रीनगर ट्रेन जी। से पहुंचेंगे, जी आज जितना टाइम लगता है उससे आधा हो जाएगा टाइम, जी। और ये देश के लिए बहुत बड़ी चीज है। इकोनॉमी भी उस साइड की बहुत इंप्रूव होगी। इकोनॉमी के अलावा, इकोनॉमी तो होगी जी। डेफिनेटली, जी पर इसका वैली का इंटीग्रेशन देश के साथ जी बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट होगा। इस बहुत से और काम हुए, अभी रामेश्वरम का नया ब्रिज बन रहा है, वो भी एक बड़ा सिग्निफिकेंट चीज होगी। तो सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड में एक इम्पैक्टफुल कंस्ट्रक्शन का दौर भी चला, जो पिछले दशक में कुछ ज्यादा हुआ है। जी ये एक बोलूंगा मैं। बनी पहले, फिर 3 साल तक नेगेटिविटी रही, लेकिन तो आज की डेट में अब है, और मेरे ख्याल से 50 के ऊपर सर्विस में है हाँ ट्रेन पे। तो इसका एक जो ट्रांसफॉर्मेशनल इम्पैक्ट है, द वे वी ट्रैवल एंड द वे वी परसीव ट्रेन्स हैज डेफिनेटली चेंज्ड। लोग एंजॉय कर रहे हैं सर इस ट्रेन को। मैंने जी। इस ट्रेन को, क्योंकि मैं इस ट्रेन में बैठा हूँ और कई जगह सफर करने वाला तो एंजॉय कर ही रहे, स्टेशन पे आते हुए भी आ रही है तो लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं। तो ये एक इम्पैक्टफुल रहा बहुत। जी तो मैंने जो 5-7 चीजें आपको गिनाई, जी जी ये चेंजेस आते मैंने देखे हैं। ये मैंने कहा जो पॉजिटिव चेंजेस। हाँ दूसरा एक अभी एक ट्रेंड चला है, और यहाँ पे मुझे अपने चाचा को याद करना पड़ेगा। हाँ चाचा हमारे गालिब तो हैं, कबीर हैं, एक शेक्सपियर चाचा भी है हमारे। हाँ उनकी 2-3 लाइन, किंग जॉन में एक लाइन है, स्ट्रॉन्ग रीजंस मेक स्ट्रॉन्ग एक्शंस। अमृत काल की तो बात अभी शुरू हुई, लेकिन एक भारत एक डेवलपमेंट की ट्रैजेक्टरी पे है, और इस डेवलपमेंट की ट्रैजेक्टरी को सपोर्ट करने के लिए भारतीय रेल को बहुत कुछ करना है। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, कितने पैसे में आप चीज़ें कैरी कर रहे हैं, वो कम करना है, इकोनॉमी के लिए ज़रूरी है, वरना आप कॉम्पिटिटिव नहीं हो पाएंगे एक्सपोर्ट्स के लिए और इवन इनसाइड द कंट्री। पैसेंजर्स को ट्रैवल एक्सपीरियंस नया देना है। गरीब आदमी को कैसे आप ट्रैवल कराते हो वो जरूर देखना है। तो अमृत काल के बाद हम डेवलप्ड हो जाएंगे, मैं भी मानता हूँ, लेकिन ऐसे साइंस हैं हमारे सिस्टम में जो कि एक डेवलप्ड कंट्री में नहीं हो सकते। तो कहने का मेरा मतलब है कि बहुत स्ट्रांग रीजंस हैं फॉर स्ट्रांग एक्शन। चाचा की बात, चाचा ने ये भी कहा है, आई थिंक कोरियोलेनस में, एक्शन इज इलोक्वेंस। इसका मतलब ये हुआ कि जो आप काम करके दिखा रहे हो वही आपकी वाक्पटुता है, वही आपका
जो डिस्कोर्स है आपका, बोलने से कुछ नहीं होगा। करेक्ट, आपका जो काम है वो बोलेगा। वही बोलेगा। अब मैं वंदे भारत पे ही आ जाऊं। रियलिटी ये है निकली, आज हो गया 2024, 5 साल से ऊपर हो गया। ये टिट बिट इधर उधर कुछ आपने पैसेंजर एमिनिटी में कुछ जोड़ दिया, रंग बदल दिया, अब उसको ऑरेंज या सेफ्रॉन बोलिए, जो भी कर दिया था, लेकिन कोई भी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आप नहीं कर पाए। ट्रैक में कोई चेंजेस नहीं आए। ट्रैक तो आऊंगा ही। ट्रैक तो नहीं किया आपने, ट्रेन स्पीड पे नहीं चल रही है, ट्रेन में भी नहीं किया। आपने कहा हम स्लीपर वर्जन बना रहे हैं, स्लीपर वर्जन मार्च में आ जाएगा, अब हो रहा है अगस्त में आ जाएगा। भाई जब पूरी ट्रेन 18 महीने में बनी थी, डिजाइन कॉन्सेप्ट से लेके डिलीवरी, तो उसी का एक स्लीपर वर्जन में 1 साल से ज्यादा क्यों लगना चाहिए? ठीक बात है। अब 5 साल में आप नहीं बना पाए। हर चीज का एक वक्त होता है। इसका एक स्लीपर वर्जन भी निकालने वाले थे, बात हो रही है सालों से। अभी था कि मार्च में हो जाएगा, अभी इस साल के एंड तक निकल आएगी। ये बन रही है सर, ये बनना शुरू हो चुकी है। बन रही है इस समय, और वो सिग्निफिकेंट टाइम रिडक्शन है उसमें, डेडिकेटेड ट्रैक है, एक्सपेंसिव है। दिल्ली से मेरठ आप जानते ही क्या होने वाला है जी। RRTS में टिकट जो है वो, जहां तक मुझे याद है, 3 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से आएगा। भारतीय रेलवे का सेकंड क्लास का टिकट होता है 40 पैसे पर किलोमीटर, ठीक है। उसमें कुछ कुछ वंदे भारत वाली फैसिलिटीज भी हैं, उसमें कपलर वगैरह चेंज करके जर्क भी कम किया गया है, अच्छी बात है। तो मुझे अमृत भारत के खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा मैं एक फ्यूचरिस्टिक व्यू लूंगा। शायद पिछले पॉडकास्ट पे भी मैंने बोला था, ये जो कॉमन मैन के ट्रैवल को क्या देख रहे हैं आप, किस तरह ट्रैवल कराएंगे लोगों को, क्या चाहते हैं कि ऐसे ही ट्रैवल करें जैसे कर रहे हैं वो, तो ये तो कोई अगर ऐसे ना करें, कंफर्ट के साथ करें, तो क्या करना होगा? कोई रेडीमेड सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है। मैं तो कहता हूँ सारी ट्रेन एयर कंडीशन होनी चाहिए। हाँ, उसके अलावा 1-2 कोच आप, जो लोग, कई लोग एस्थमा की वजह से या किसी वजह से एयर कंडीशन में नहीं जाना चाहते हो, नहीं जाएं। और हर रूट पे आप एक अमृत भारत टाइप ट्रेन चला दीजिए, नॉन AC, लेकिन रिजर्व्ड सीट, हर आदमी डिग्निटी और कंफर्ट के साथ उसमें जाए जी। ये एम है जी, ये होना चाहिए। इसमें तमाम तरीके करने, हर ट्रेन को 24 कोच बनाइए जिससे कैपेसिटी हो सके, कम स्टॉप्स करिए, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए है परहैप्स, ये ट्रैक की स्पीड बढ़ाने से भी फायदा होगा, ट्रेन और स्पीड पे जाएगी। तमाम तरीके पॉसिबल हैं, पर क्या उस तरफ कोई थिंकिंग है? रेलवे अफसर से पूछिए, आम रेलवे अफसर तो कहेगा कि ये तो जब 40 पैसा पर किलोमीटर देते हैं तो ये ऐसे ही जाएंगे। ये तो कोई बात नहीं हुई। तो हमारे पॉलिटिकल मास्टर्स को सोचना होगा जी कि एक डेवलप्ड भारत में लोगों को कैसे ट्रैवल कराएंगे आप, उसके बारे में अभी से सोचिए, तब अच्छा काम कर पाएंगे आप। और कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई सोल्यूशन तैयार है मैंने दे दिया, लेकिन इस बारे में बैठ के सोचिए, करना ज़रूरी है। इसके बिना आप डेवलप्ड हो भी नहीं पाएंगे, जितनी कोशिश कर लें। आप कहलाएंगे ही नहीं डेवलप्ड अगर आप लोगों को कैटल की तरह ट्रैवल कराएंगे। आज उनकी पॉकेट में पैसा नहीं है, पर आप कह रहे हैं हमारी GDP 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी और लोगों की जेब में पैसा आएगा, तो कल को दे पाएगा फेयर। आज सोचना तो आज से शुरू करिए। डिग्निटी बहुत ज़रूरी है। आप पैसेंजर्स को डिग्निटी नहीं दे रहे हैं, वो भी हमारे देश के वासी हैं, डिग्निटी दीजिए उनको। पैसे उसके बाद नहीं है आज, पर कल को आएंगे, प्लानिंग करिए उसकी। दोनों सर, थोड़ा मैं स्टेशंस की तरफ चलना चाहूँगा। आपने अपने समय से आज तक स्टेशंस को किस तरह बदलते हुए देखा, क्योंकि पैसेंजर का बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस स्टेशन का भी है। अभी एयरपोर्ट तो है नहीं कि समय वो बहुत बिताना चाहेगा वहाँ पे, लेकिन इतने सारे देशवासी हैं जो कहीं से कहीं ट्रैवल करते हैं, उनके स्टॉप्स होते हैं, उनको लंबा रुकना पड़ता है। तो स्टेशंस किस तरह बदले आपके समय से लेके आज तक, वो मैं समझना चाहूँगा सर आपसे। एक तो बहुत बड़ा चेंज आया। पहले एक बड़ी एबोरेंट चीज़ होती थी, वो था कि सारा वेस्ट जो है टॉयलेट का ट्रैक पे गिरता था। हाँ सर, बिल्कुल। तो चलिए, रास्ते में गिर गया, कोई बात नहीं, आप उससे कन्फ्रंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप स्टेशन पे आम नज़ारा था, बिल्कुल, तो उससे एक बड़ी डिस्गस्टिंग फीलिंग आती थी। अब रेलवे को पूरा क्रेडिट नहीं दूंगा मैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने चाबी लगाई रेलवे को। अच्छा। कि आप ये नहीं कर सकते, हाइजीन के लिहाज से, हेल्थ के लिहाज से, तमाम वजह से तो प्रेशराइज करता रहा सुप्रीम कोर्ट, तब रेलवे के लोग जागे और ये इन्होंने एकम्प्लिश स्टिंक और ये सब के। लेकिन बहरहाल ये एकम्प्लिश हो गया कि कोई भी वेस्ट अब आप स्टेशन ट्रैक पे नहीं फेंकते हैं। तो आधा प्रॉब्लम स्टेशंस की क्लीनलीनेस का तो इसी से सॉल्व हुआ। सही बात है। चूंकि आपने, और दूसरा क्लीनलीनेस पे जरूर
ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया है इसको, देयर इज नो डिनाइंग। तो सबसे बड़ा चेंज ये है कि आज की डेट में स्टेशन हालांकि पहले के मुकाबले डेफिनेटली क्लीनर और मोर हाइजेनिक हैं। दूसरा, मैं क्या इम्प्रूवमेंट देखना चाहूंगा स्टेशन पे, मैं बार बार यही बात कहता हूँ, जैसा आपने पहले ही कह दिया कि एयरपोर्ट तो है नहीं, मुझे वहाँ स्टेशन पे आके बैठ के रेस्टोरेंट में चाय और समोसा नहीं खाना है अनलेस ट्रेन लेट हो। तो ट्रेन लेट क्यों हो, तो हमें चाहिए क्या कि मैं अपने जिस भी तरीके से मैं स्टेशन पहुंचा उतरा, मेरी डिवाइस पे या कोई मेजर डिस्प्ले पे क्लियर पता लगे कि मेरी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पे आ रही है। मुझे किसी से पूछना नहीं है। अब तो एक आदत हो गई है, इवन जब सर्विस में थे तो भी हम पोर्टर से पूछ लेते थे, अच्छा फला गाड़ी किस प्लेटफॉर्म पे आएगी, कहाँ आ रही है, एंड सो ऑन। वो आप क्लियर इंडिकेशन मिले, आप वहाँ जाएं, आप 5-10 मिनट पहले आए हैं, 5-10 मिनट आपको चाय पीनी है पी लें, अच्छे अब बैठ के खाना पीना तो नहीं करेंगे। ट्रेन आए, आप सीमलेसली ट्रेन पे चढ़िए और यही प्रोसेस आपके उतरने के बाद, ये आप जिस दिन अचीव कर लेंगे, इसमें दो चीजें बड़ी जरूरी हैं कि ट्रेन टाइम से चलें और दूसरा ये फैसिलिटी प्रोवाइड करें इंफॉर्मेशन की, सीमलेस एंट्री, जहां तक हो सके प्लेटफॉर्म में एंट्री आप रेस्ट्रिक्ट करें एक्सेप्ट सीनियर सिटीजन, ओल्डर और डिफरेंटली एबल्ड को छोड़ के, वो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं अभी, कब कर पाएंगे पता नहीं, नए स्टेशन बन रहे हैं उसमें शायद हो, तो वो सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट हो। जिस तरह एयरपोर्ट पे आप छोड़ने नहीं जा सकते किसी को अंदर जाना, तो रेलवे में ही क्यों छोड़ने आए लोग? बिल्कुल सर, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन अब उसके लिए रेलवे के हर स्टेशन में वो बड़ा ही इट्स लाइक अ सीव, 1000 एंट्रीज होती हैं सब, वो सब मुद्दे हैं उसमें करने में, पर वो हम लोग कितनी भी कोशिश कर पाए अभी तक वो नहीं रोक पाए। टेक्नोलॉजिकली सर हम स्टेशंस के तौर पे कुछ बदलें? तो देखिए फर्क तो आपको क्लीनलीनेस, लिफ्ट्स तो सब जगह अमीनेबल नहीं होती, लेकिन एस्केलेटर काफी जगह लग गए हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम भी पहले से बेटर है जी। ये चीजें आप 100% अचीव कर लें तो आपका काम हो गया। अब आप उसमें कमर्शियल डेवलपमेंट करके अगर रेवेन्यू कमा सकें बिल्कुल तो अच्छी बात है, कर लीजिए, लेकिन वो एम नहीं हो सकता जी। बेसिक पर्पस नहीं है आपका जी। बेसिक पर्पस है जो मैंने बताया, सीमलेस एंट्री, सीमलेस एग्जिट, ट्रेन्स रनिंग इन टाइम, यू बोर्ड एंड डी बोर्ड विदाउट एनी हैसल, ये चीजें ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। उस लिहाज से मुझे नहीं लगता कि अभी कोई बड़ा मेजर चेंज आया है, हालांकि काफ़ी पैसे खर्च हो रहे हैं और तरह तरह के इम्प्रूवमेंट फसाड पे वो भी होना चाहिए, चलिए सिटी का कल्चर रिफ्लेक्ट करता है, पर उसमें स्ट्रेस इन चीज़ों पे ज़्यादा हो गया है। ये जो फंक्शनल एस्पेक्ट है उस पर स्ट्रेस उतना नहीं है जितना होना चाहिए। उम्मीद है कि ये होगा। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, हर प्रोजेक्ट में रेलवे के आप देखिए, ऐसा टाइम हम लोग ने तो देखा नहीं, हम रिटायर होने लगे थे तब तक आया, फंड्स का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा, इफरात है, इतने पैसे मिल रहे हैं रेलवे को जी। तो अब रेलवे मैन के ऊपर है कि इसको कैसे एक्सप्लॉइट करके देश को एक बढ़िया सिस्टम दें। करेक्ट, सिर्फ पैसा खर्च कर देने के होड़ से नहीं होगा। रेलवे सस्टेनेबिलिटी के लिए वो लास्ट आइटम मेरा, फ्रेट रेवेन्यू आपको बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि पैसेंजर आप नहीं बहुत बढ़ा पाएंगे, धीरे धीरे करके ही फेयर बढ़ाएंगे तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के बजटरी सपोर्ट से कब तक चलेगा? ठीक बात है सर। तो फ्रेट का आपका जो परसेंटेज है वो गिरता ही जा रहा है, अब 27-26% पे आ गया है जी। तो मैंने कहा ना, एक्शन इज इलोक्वेंस, इलोक्वेंस इज नॉट एक्शन जी। अगर हमारा जीडीपी इंडिया का 1% बढ़ता है तो रोने धोने की बात हो गई ना जी। लेकिन आप कहें कि हमारा रिकॉर्ड जीडीपी हो गया, क्योंकि पिछले साल से तो ज्यादा है ही जी जी। 1% सही, लेकिन ज्यादा रिकॉर्ड है जी। तो दो तरह से देखने की बात है। अब इनके फ्रेट, इनकी लोडिंग बढ़ती नहीं है, पर डिक्लेयर ये करते हैं कि रिकॉर्ड लोडिंग हो गई, तो रिकॉर्ड लोडिंग तो 2% भी बढ़ाओगे तो भी हो जाएगी, बिल्कुल सही। इस बार कोई 4.5% टाइप हुई है। ये जब तक इकोनॉमी जब 7% बढ़ रही है, जब तक इसको आप 8 से 10% ग्रोथ पे नहीं लाएंगे तब तक रेलवे सस्टेन नहीं करेगी। और वो कैसे होगा? ये जो कमोडिटीज मैंने आपको बताई उन्हीं को आप ट्रांसपोर्ट करते रहेंगे तो नहीं होगा जी। बड़ी आजकल चीजें हैं, कहते हैं बैलेंस अदर गुड्स जी, कंटेनर है जी, वाइट गुड्स हैं, पेरिशेबल कमोडिटीज हैं, ये सब ज्यादातर रोड से जा रहा है। कंटेनर में तो फिर भी रेलवे का अच्छी पहुंच है, बाकी बहुत, और ये चीजें कंट्री की इकोनॉमी जैसे बढ़ रही है, ये चीजें ज्यादा बढ़ेंगी। कोल वगैरह में इंक्रीमेंट इसलिए आ रहा है कि ग्रीन एनर्जी के जो टारगेट थे वो हम लोग नहीं कर पाए। अभी कोल चलेगा बहुत दिन, तो रेलवे के लिए अच्छा है,
देश के लिए कितना अच्छा है ये सोचने वाली बात है। इन चीज़ों को टारगेट करना होगा। इन चीज़ों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है लास्ट माइल एंड फर्स्ट माइल कलेक्शन एंड लास्ट माइल डिलीवरी। उसके लिए आपको ऐसे बहुत से टर्मिनल चाहिए जहां एक मोड से दूसरी मोड में सीमलेसली ट्रांसफर हो सके। वैसे टर्मिनल बनाने की बात हो रही है, कुछ बन भी रहे हैं, लेकिन अभी जितनी जोर शोर से काम होना चाहिए नहीं हो पा रहा है गति शक्ति के अंडर द ईजिस ऑफ गति शक्ति। और अब टाइम आ गया है कि जैसे कंटेनर में प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं, उसी तरह हर ट्रांसपोर्ट सेक्शन में प्राइवेट ऑपरेटर्स को लाने का टाइम आ गया है। तो ये एक बड़ी चीज़ करने वाली है, क्योंकि रेलवे की सस्टेन करने के लिए ज़रूरी होगा। अभी तो आपको पैसे मिले जा रहे हैं, लेकिन ये कब तक, ऐसा तो हमेशा नहीं चल पाएगा। तो सिग्नलिंग में कोई चेंज आया है? सिग्नलिंग में एक, मैंने पता नहीं आपके प्रोग्राम में बताया था कि नहीं, एक बहुत बड़ा काम हुआ है, वंदे भारत से बड़ा काम है रेलवे सिग्नलिंग में। जी। उसको मैंने गिना इसलिए नहीं क्योंकि वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। वो है कवच एक सिस्टम है जिसकी हिस्ट्री में मैं नहीं जाऊंगा। वो हिस्ट्री में एक एंटी कोलिजन सिस्टम बना था, उसी से इवॉल्व हुआ है ये। पर एंटी कोलिजन सिस्टम से कहीं बड़ी चीज है। जो लेटेस्ट सिग्नलिंग सिस्टम दुनिया में है, जो यूरोप में एक्सटेंसिवली है, उसको कहते हैं। ठीक है। इसमें कोई ग्राउंड इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। उसमें ETCS लेवल 2 में वो है। मतलब ब्रॉडली ये समझिए कि ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो रेडियो बेस्ड है, और इसमें हर ट्रेन का डेटा और हर स्टेशन के इंस्टॉलेशन का डेटा एक जगह जाता है। उसके बेसिस पे सारे सिग्नलिंग इंफॉर्मेशन ड्राइवर को ट्रेन में ही मिल जाते हैं। उसको सिग्नल देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा। हाँ। और अगर वो उन सिग्नल्स को फॉलो नहीं करता है, हाँ, तो ट्रेन सिस्टम इतना इंटेलिजेंट है कि अपने आप ब्रेक लगा देगा या जो भी एक्शन लेना है ले लेगा। अच्छा। तो बड़ा सेफ सिस्टम है। और इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि जो इक्विवेलेंट सिग्नलिंग सिस्टम है, उसके मुकाबले ये 1/4 कॉस्ट करेगा। यानी कि जो वो अगर 2 करोड़ पर किलोमीटर है, तो ये 50 लाख पर किलोमीटर है। क्योंकि इसमें वो ग्राउंड वर्क की जरूरत नहीं पड़ती, तो वो कॉस्ट बच जाती है। और चूंकि इंडिजिनस है। हाँ। अच्छा। मतलब हमारा अपना ETCS लेवल 2 तो बाहर से आएगा। ये हर जगह आपके RRT में और वो बाहर के सिस्टम लगे हुए हैं। यहाँ पे वो स्क्रू ड्राइवर वाला काम होता है। ये एक बढ़िया इंडिजिनस सिस्टम है। ऐसा सिस्टम दुनिया में कोई नहीं है। और इसको अगर अपने आप अच्छा चला लेंगे तो कल को एक्सपोर्ट करने की हालत में भी खरीदेंगे लोग। मिडिल लेवल कंट्रीज की बात करता हूँ हमेशा, जो वंदे भारत जहाँ जा सकती है। देखिए, डेवलप कंट्री तो आपसे नहीं लेगी, ईमानदारी की बात है। वो अभी चाइना जापान से नहीं लेते वो एक दूसरे से। लेकिन मिडिल लेवल कंट्रीज हैं जिनकी बात हमेशा करता हूँ मैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, इराक, ईरान, टर्की, मेक्सिको, साउथ अफ्रीका, इन कंट्रीज के पास पैसा है बजाय पुअरर कंट्रीज के। ये ले सकते हैं और इनके पास ये सिस्टम अपने बनाने की क्षमता नहीं है। तो ये जरूरी है कि एक्सटेंसिवली अपने यहाँ यूज करिए और मार्केट होनी चाहिए, तो आप एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। और एक बहुत बड़ा एडवांटेज आपको सेफ्टी और ट्रेन कैपेसिटी के लिए इंडिया में मिलेगा। वो हो नहीं पाया है अभी। वो तक सिर्फ साउथ सेंट्रल रेलवे में कोई मेरे ख्याल से 1400 किलोमीटर में है। बात हो रही है इसकी दिल्ली मुंबई, दिल्ली हावड़ा में करने की। बहुत धीमी गति से हो रहा है। का एक पार्ट है, इसको भी बहुत स्पीडली डेवलप करना चाहिए। जो इतना पैसा रेलवे को मिल रहा है, उसका सबसे ज्यादा स्ट्रेस होना चाहिए ट्रैक अपग्रेडेशन और कवच इम्प्लीमेंटेशन का। कवच के साथ एडवांटेज तो एक चीज है, एक प्राइड बहुत बड़ी है, क्योंकि हमारी अपनी भारतीय चीज है जी। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं रहा जी। मैं तो बस हिमायती हूँ इसका जी। और हमारे भाई लोग हैं रेलवे के जिन्होंने डेवलप किया है। तो आई ऑल्सो फील दैट रिफ्लेक्टेड ग्लोरी में मैं भी चमक रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि इसको बहुत इनकरेज करना चाहिए। ट्रैक्स में कोई चेंज मेजर इन कई सालों के अंदर ट्रैक्स के अंदर कोई उनकी नहीं, चेंज तो बहुत आए हैं। देखिए, अब पूरे लगभग स्लीपर होते थे और दूसरे कास्ट आयरन स्लीपर होते थे। चेंज आए हैं, लेकिन एक क्वांटम जंप नहीं आ पाया है। करेक्ट। अभी सिस्टम ऑफ मेंटेनेंस भी काफ़ी मैनुअल है। बहुत से आपने देखा इंजीनियरिंग, बहुत सारा गैंग है वो पूरा चलते हुए पेट्रोल करता है। अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग भी वो वॉकिंग स्पीड पे होती है। बहुत से काम करने को बाकी हैं जो ज़रूरी हैं। इम्प्रूवमेंट तो हुआ ही है, लेकिन अभी बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट बाकी है जो कि होना चाहिए, जिससे मैन पावर कम हो सके, मेंटेनेंस बेटर हो सके। तो ये और स्पीड बढ़ सके, वो तो है ही। ये बहुत काम इसमें करने हैं, पैसे की कमी है नहीं, तो ये करने चाहिए। सर, इस पूरे रेलवे के इकोसिस्टम में हम इतना प्राइवेटाइजेशन सुनते हैं कि
ट्रेनें प्राइवेट हो रही हैं या रेलवे स्टेशन प्राइवेट हो रही है, या इसके खिलाफ भी सुनते हैं, इसके प्रो भी बातें सुनते हैं, आपका क्या टेक है सर प्राइवेटाइजेशन पे? गुड क्वेश्चन। जी। मेरा टेक ये है कि रेलवे बहुत सी चीज़ें अभी ऐसी करती हैं जो कि एक सर्विस सेक्टर की चीज़ है, यानी कि टेक्निकली एक ट्रेन को चलाना और ट्रेन के अंदर जो सर्विस देना है, इंक्लूडिंग टिकटिंग, इंक्लूडिंग लुकिंग आफ्टर द पैसेंजर्स, एमिनिटीज, केटरिंग, ये प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट के बजाय ज़्यादा अच्छा कर सकता है। तो हायर एंड ट्रेन्स प्राइवेट सेक्टर को दी जाए और वो चलाए तो मैं इसका हिमायती हूँ जी। क्योंकि वो पैसेंजर्स को बेटर सर्विस प्रोवाइड करेगा। पर हायर एंड इसलिए बोल रहा हूँ मैंने पहले जो कहा, कॉमन आदमी को भी देखना है, प्राइवेट सेक्टर वो नहीं देखेगा, उसको तो कमाना है, प्रॉफिट ड्रिवन है। तो उसके लिए एक बहुत बढ़िया मिक्स चाहिए बिटवीन प्राइवेटाइजेशन एंड गवर्नमेंट। वो मिक्स आना चाहिए मेरे ख्याल से। तो कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए, प्राइवेट सेक्टर ट्रेन चलाए, फ्रेट ट्रेन्स और चलाए, प्राइवेट सेक्टर हायर एंड ट्रेन्स चलाए, मैन्युफैक्चरिंग भी दुनिया में इंडिया को छोड़ के कहीं भी लार्ज कंट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग सरकार नहीं करती। हमारे यहाँ तो पब्लिक सेक्टर भी नहीं है, सरकार है, वो उतनी एफिशिएंट नहीं हो सकती। इसलिए इस सरकार ने इसकी तरफ कुछ कदम उठाया है। वो कदम ये है कि वंदे भारत के ही ऑर्डर प्राइवेट सेक्टर में दिए, मैं बहुत उसका हिमायती हूँ। मैन्युफैक्चरिंग ग्रेजुअली प्राइवेट सेक्टर की तरफ जानी चाहिए, ले जानी चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो सरकार के पास रहनी चाहिए, कुछ चीज़ें हैं जो प्राइवेट में जानी चाहिए, इसका मिक्स होना चाहिए, ऐसा मानता हूँ मैं। और ये भी मानता हूं कि जितना हल्ला है कि इतना प्राइवेटाइजेशन हो गया, उतना हुआ नहीं है, इससे थोड़ा ज्यादा ही होना चाहिए, ऐसा मानता हूं। और सर रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में जिस तरह से काम हुआ जी, वो आपने कहाँ से देखा था और आज कहाँ जा रहा है और कहाँ है और कहाँ किस तरफ जा रहा है? हाँ, पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, हाँ। रेलवे में एक मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का बड़ा पुराना झगड़ा है। अच्छा। मैकेनिकल से मैं हूँ, वो चाहते नहीं है कि इलेक्ट्रिफिकेशन हो, क्योंकि डीजल लोको जो है वो मैकेनिकल ओन करता था, इलेक्ट्रिक लोको इलेक्ट्रिकल। तो ये तो एक लॉबिंग की बात है, नेशनल इंटरेस्ट इज मोर इम्पोर्टेंट। जो समा बन रहा है, फॉसल फ्यूल की जो लाइफ बच रही है, उस हिसाब से इलेक्ट्रिफिकेशन इनएविटेबल था और इलेक्ट्रिफिकेशन पे स्ट्रेस हुआ, अच्छी बात है। थोड़ा जो मेरी समझ में जितनी पेस पे किया इन्होंने, शायद इतनी पेस नहीं चाहिए थी। देखिए आज हम 90% से ऊपर इलेक्ट्रिफिकेशन पे आ गए हैं, जबकि ये 5000 के करीब डीजल लोको आपके पास हैं, वो एसेट्स का आप एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर पा रहे हैं। ये देश के लिए एक बड़ा नुकसान है। तो और जहाँ तक मेरा ख्याल है, बड़ी मेजर रेलवेज में हम शायद जापान से भी आगे हो गए हैं इलेक्ट्रिफिकेशन में। अच्छा। और कंट्रीज में सब जगह 60, 70, 75% है, हमारा 90 के ऊपर हो गया है। तो बहुत ज्यादा तेजी से हो गया ये काम, होना था ये तो मैं मानता हूँ, क्योंकि आपको बैलेंस करके चलना होगा। हम इतनी अमीर कंट्री नहीं है कि ये 5000 लोकोस जो है इनको पूरा ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पाए। तो मेरा ये मानना है कि पेस थोड़ी इससे स्लोअर होनी चाहिए थी। और एक ये जो टारगेट आपने सेट कर लिया कि 2030 तक हम पूरा टोटली इलेक्ट्रीफाई कर लेंगे, आप पहले उससे पहले ही कर लेंगे, आप ऐसा लग रहा है, ये कुछ अनरियलिस्टिक टारगेट था। ये कितना ग्रीन है इस पे भी कंट्रोवर्सी है, बिकॉज जो इलेक्ट्रिसिटी आप जब तक फॉसिल फ्यूल बेस्ड प्लांट से प्रोड्यूस कर रहे हैं तो एक ही बात है। मतलब पोल्यूशन एक जगह से आप एमिशन का प्रॉब्लम दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, आप टोटली ग्रीन नहीं है, तो इसको पूरा ग्रीन कहना भी शायद गलत है। तो लेफ्ट टू मी, वी वुड हैव परस्यूड इलेक्ट्रिफिकेशन बट एट अ स्लोअर पेस, ये बोलूँगा मैं। कमाल सर, बहुत ही सर, आज ऐसा लग रहा है कि रेलवे में ट्रैवल तो बहुत किया है, पर समझ रेलवे की अब धीरे धीरे आज आने लगी कि किस तरह के काम होते हैं, क्या काम होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं आपको ये वादा ज़रूर कर सकता हूँ, क्योंकि आप अपना समय देते हैं, कि आपकी वजह से आज हमारे हाथ में एक और हिट पॉडकास्ट है। और हिट मैं नंबर की वजह से नहीं कह रहा हूँ सर, इसलिए कह रहा हूँ कि ये हम लोग की समझ को एलिवेट करता है। तो समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। रेलवे के लिए ऐसा है जी कि काम हुए हैं, अच्छे काम जी, बहुत होने बाकी हैं, इसलिए मैं यही कहूँगा, इकबाल का शेर है एक जी, कि सितारों के आगे जहां और भी हैं, इश्क के इम्तिहान अभी और भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।